सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी और मैं विनीता पंत मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आज आपके लिए लेकर प्रस्तुत हूँ बीए प्रथम वर्ष की प्रथम पुस्तक मनोविज्ञान की मूलभूत प्रक्रियाओं की इकाई 16 का विषय बुद्धि। बुद्धि की अगर हम बात करें तो दैनिक जीवन में हर कोई बुद्धि शब्द का प्रयोग करता है। आए दिन हम सुनते हैं कि यह व्यक्ति अति बुद्धिमान है या फिर यह बच्चा बुद्धिहीन है। यदि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, काफी अच्छे से वो सीख जाता है, अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तो टीचर्स उसको बुद्धिमान बोलते हैं। या फिर वो दूसरों की बातों को आसानी से समझ लेता है, दैनिक जीवन की समस्याओं को आसानी से सुलझा लेता है, तो भी उसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया जाता है। इसी के विपरीत यदि कोई बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं होता, अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ रहा होता है, दूसरों की बातों को या टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को सही से नहीं समझ पा रहा होता है, तो उसको हम कम बुद्धि वाला मान लेते हैं। परंतु क्या इस तरह से जो वर्गीकरण किया जाता है वह सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम इस तरह से वर्गीकरण बुद्धि का करते हैं तो हम देखेंगे कि एक ही व्यक्ति किसी परिस्थिति में तो बुद्धिमान कहा जा सकता है, परंतु दूसरी परिस्थिति में वही व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा या उसे कम बुद्धिमान का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति की बुद्धि कहीं पे तेज कहीं पे कम हो जाएगी। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि पर अध्ययन किया एवं बुद्धि को सही प्रकार से वर्गीकृत करने का ढंग प्रस्तुत किया। इसके अलावा उन्होंने बुद्धि को परिभाषित करने के साथ साथ बहुत सारे थ्योरीज या सिद्धांतों के द्वारा इसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया। देखा जाए तो बुद्धि प्राचीन काल से ही प्रचलित शब्द है। हमारे जो एंशिएंट लिटरेचर होती है उसमें भी बुद्धि का जिक्र आता है। उसके अलावा प्राचीन समय से बुद्धि के आधार पर लोगों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता रहा है। और मनुष्य की अगर हम बात करें तो अन्य प्राणियों की अपेक्षा अगर मनुष्य कुछ अलग खासियत रखता है तो वह उसकी बौद्धिक क्षमता के कारण ही है। यानी मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ उसकी बौद्धिक क्षमता के कारण ही समझा जाता है। परंतु आखिर ये बुद्धि है क्या? इसका स्वरूप कैसा है? इसे अगर हम परिभाषित करते हैं तो किस प्रकार इसको परिभाषित करना चाहिए, इसको आज के जो लेक्चर है उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययनों के आधार पर बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया। उसमें अगर हम देखें, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए बताया है कि बुद्धि उत्तम अनुक्रिया करने व नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता है। वहीं वेशलर का मानना है कि इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। यानी व्यक्ति की ऐसी सार्वभौमिक क्षमता जो उसको उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, विवेकशील चिंतन करने और परिस्थितियों के साथ सही से समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं बुद्धि की जो विशेषताएं सामने आती हैं वो है कि बुद्धि जो है एक सार्वभौमिक क्षमता है, वो बहुत सारी योग्यताओं का एक संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने में सफलता प्राप्त कर पाता है। इसके द्वारा व्यक्ति विवेकपूर्ण चिंतन करता है, सही निर्णय ले पाता है और परिस्थितियों से समायोजन कर पाता है। अब बुद्धि जो होती है क्या एक ही प्रकार की होती है या फिर ये बहुत सारी तरह की होती है, और क्या ये योग होती है, मतलब एक ही क्षमता है बुद्धि, या फिर बहुत सारी क्षमताओं का योग है? इसके लिए कई प्रकार के अध्ययन हुए। उसमें थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकारों में विभाजित करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक सोशल इंटेलिजेंस, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त चिंतन, तीसरा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मूर्त चिंतन। सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि का अर्थ होता है ऐसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है, व्यवहार कुशलता दिखलाता है तथा समाज में रिश्ते स्थापित करता है। इसके साथ ही जब हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात करते हैं या अमूर्त चिंतन की बात करते हैं तो अमूर्त चिंतन के द्वारा व्यक्ति शाब्दिक योग्यताओं को या गणितीय संकेतों को, चिन्हों को आसानी से समझ पाता है। वहीं मूर्त चिंतन की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति जो ठोस बुद्धि होती है या जैसे कि बिजनेस करने की जो क्षमता है, बिजनेस में किस तरीके से अपना दिमाग लगाना है, ये आदि जो उसकी क्षमता होती है यह कहीं ना कहीं कंक्रीट इंटेलिजेंस या मूर्त चिंतन में आ जाती है। अब मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप को समझने के लिए मनोविज्ञान में कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया है।
तो देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए उनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है फैक्टर थ्योरीज या कारकीय सिद्धांत एवं दूसरे हैं प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। कारकीय सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि जो है कुछ कारकों के योग से बनी है या कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनके आधार पर हम बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार की जो सिद्धांत है इसमें स्पीयरमैन का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, कैटल, गिलफोर्ड एवं गार्डनर के सिद्धांत प्रमुख हैं। उसके अलावा जो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज हैं उसमें जो मनोवैज्ञानिक हैं वो पियाजे, ब्रूनर, स्टर्नबर्ग आदि प्रमुख हैं। इनका मानना है कि बुद्धि का स्वरूप कारकों से न होकर बौद्धिक क्रियाओं के रूप में जाना जा सकता है। यानी 1960 के दशक में जब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का विकास हुआ तब उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि बुद्धि को हम कारकों के रूप में परिभाषित न करके उसको बौद्धिक क्रियाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इस आधार पे जो बुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं वो दो भागों में वर्गीकृत हो जाते हैं, फैक्टर थ्योरी एवं प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में। आज जो सिद्धांतों को हम पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर थ्योरीज के यूनिफैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी एवं कैटल का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी की। अल्फ्रेड बिने ने इंटेलिजेंस की यूनिफैक्टर या एक कारकीय सिद्धांत को दिया। उन्होंने जब व्यक्तियों को उनकी बुद्धि की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया तो देखा कि कुछ व्यक्ति उच्च बुद्धि के हैं एवं कुछ व्यक्ति निम्न बुद्धि के हैं। इस आधार पर उन्होंने बताया कि बुद्धि एक कारक की क्षमता है, यानी कि उसमें सिर्फ एक कारक होता है और उसी के आधार पर हम किसी व्यक्ति को उच्च बुद्धि का कह सकते हैं या किसी व्यक्ति को निम्न बुद्धि का कह सकते हैं। यानी उन्होंने बुद्धि को एक होल यूनिट के रूप में माना। परंतु यह सिद्धांत को आगे जाके काफी आलोचना मिली एवं इस सिद्धांत को पुराना मानकर अब इसको ज्यादा प्रयोग में नहीं लिया जाता है। इसके बाद स्पीयरमैन ने अपनी दो कारकीय सिद्धांत को दिया जिसको स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। स्पीयरमैन ने माना कि बुद्धि एक कारक न होकर यह दो कारकों से बना है, जिसमें उन्होंने जी फैक्टर तथा एस फैक्टर को बताया। बुद्धि का जो जी फैक्टर होता है उसे सामान्य क्षमता कहा जाता है एवं जो एस फैक्टर होता है उसे विशिष्ट क्षमता कहा जा सकता है। जी फैक्टर को जी से डिनोट किया जाता है एवं एस फैक्टर को एस से डिनोट किया जाता है। स्पीयरमैन ने बताया कि जी फैक्टर जो होता है वो हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होता है। जी फैक्टर हर व्यक्ति में जन्मजात होता है और इसमें किसी शिक्षण, प्रशिक्षण या किसी तरह की ट्रेनिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही इसकी मात्रा हर व्यक्ति में निश्चित होती है। इसके साथ ही उनका मानना था कि भिन्न भिन्न कार्य करने के दौरान व्यक्ति को कुछ विशिष्ट मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसे उन्होंने एस फैक्टर से डिनोट किया। उनका मानना था कि जब हम कुछ भिन्न भिन्न कार्य करते हैं उस दौरान हमें कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज की जरूरत पड़ती है जो कि हमारी जी फैक्टर के अंदर ना होकर स्पेसिफिक फैक्टर में आती है और उसी को हम एस फैक्टर से डिनोट करते हैं। एस फैक्टर जो होता है यानी कि विशिष्ट कारक वो परिवर्तनशील होता है। इसके साथ ही इसे शिक्षण, प्रशिक्षण आदि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसकी मात्रा किसी व्यक्ति में निश्चित नहीं होती है क्योंकि ट्रेनिंग के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस आधार पर उन्होंने देखा कि जैसे हर किसी व्यक्ति के अंदर जी फैक्टर मौजूद होगा, हाँ हर व्यक्ति में वह अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जी फैक्टर हर किसी में सेम मात्रा में होगा, हर किसी में वो अलग अलग होगा और वो जन्मजात हमारे भीतर मौजूद होगा। परंतु जब हम किसी विशिष्ट गतिविधि को करते हैं तो उसके लिए हमें एक विशिष्ट बुद्धि की जरूरत पड़ती है और उसी के लिए हमें एस फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि सामान्य जो दैनिक जीवन की क्रियाकलाप होते हैं एवं सामान्य जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, समस्या है हमारे जीवन में आती है उनको हम सुलझाते हैं, तो उस दौरान हमें जी फैक्टर की जरूरत पड़ती है। परंतु वहीं अगर हम देखें कि अगर हम सिंगिंग के फील्ड में जाते हैं या हम पेंटिंग के फील्ड में जाते हैं या फिर हम मैथमेटिक्स के फील्ड में जा रहे हैं या किसी भी अन्य फील्ड में हम जा रहे हैं, कोई डांसिंग में जा रहा है, तो जो डांस की फील्ड में जाएगा उसे कहीं ना कहीं डांस से रिलेटेड स्पेसिफिक एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी और जो पेंटिंग के फील्ड में जाएगा उसे पेंटिंग से रिलेटेड विशिष्ट योग्यता की जरूरत पड़ेगी और वहीं जो मैथमेटिकल फील्ड में जा रहा है उसको मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई गणितीय योग्यता की जरूरत पड़ेगी। तो यही स्पीयरमैन के अनुसार स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट योग्यताएं मानी गई हैं। तो स्पीयरमैन ने माना
कि जो एस फैक्टर होता है वो किसी में किसी गुण को डिनोट कर सकता है और किसी में किसी को, यानी कि जो अच्छा पेंटर होगा उसके अंदर पेंटिंग का एस फैक्टर अधिक होगा, परंतु हो सकता है उसके अंदर डांसिंग से जुड़ा हुआ जो एस फैक्टर है वो कम होगा। वहीं इसी के विपरीत जो डांसिंग से जुड़ा हुआ एक अच्छा डांसर है उसके अंदर वो वाला गुण अच्छा हो सकता है और पेंटिंग का गुण उसके अंदर कम हो सकता है। तो इसकी मात्रा हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकती है। अब हम बात करते हैं थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी की, यानी कि थर्स्टन का समूह कार्य की सिद्धांत। स्पीयरमैन के बाद थर्स्टन ने उनके सिद्धांत की आलोचना करते हुए बताया कि बुद्धि का कोई जी फैक्टर नहीं होता, यानी कि बुद्धि में कोई सामान्य कारक नहीं होता है जिसके आधार पर हम बुद्धि की व्याख्या कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने बताया कि मानसिक क्रियाएं, जो अलग अलग मानसिक क्रियाएं होती हैं, उनमें कुछ सामान्य ऐसे कॉमन फैक्टर होते हैं जिनको प्रधान कारक कहा जा सकता है। यानी कि भिन्न भिन्न मानसिक क्रियाओं में कुछ कारक ऐसे होते हैं जो उनमें कॉमन होते हैं, इनके आधार पर हम उनको आपस में सहसंबंधित कर देख सकते हैं। इसको उन्होंने कॉमन प्राइमरी फैक्टर बोला। साथ ही कुछ ऐसे कारक अलग अलग मानसिक क्रियाओं में होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। जिन मानसिक क्रियाओं में जितने अधिक कॉमन फैक्टर होंगे उनमें आपस में उतना ही अधिक सहसंबंध होगा। वहीं कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो अनकॉमन होंगे, वो उन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न मानसिक क्रियाओं में कुछ कारक ऐसे होते हैं जो उनको अपने आप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे जो कारक होते हैं उनको थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ सामूहिक रूप से कुछ योग्यताएं ऐसी होती हैं, कुछ मानसिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कुछ अपनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं और वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के अंदर बहुत सारी मानसिक क्रियाएं आ सकती हैं। अब थर्स्टन ने इस तरह से अपने अध्ययन के आधार पर इन क्षमताओं को 7 भागों में विभाजित किया, यानी उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, 7 प्रधान क्षमताओं का वर्णन किया, जिसमें कि पहली है वर्बल मीनिंग एबिलिटी। वर्बल मीनिंग एबिलिटी इस नाम से ही स्पष्ट होता है। इसमें व्यक्ति की शब्दों को समझने से जुड़ी एवं शब्दों के अर्थों को समझते हुए उनसे बनने वाले वाक्यों का अर्थ समझने की जो क्षमता होती है वो वर्बल मीनिंग एबिलिटी में आता है। यानी कि हम शब्द और वाक्यों का जो अर्थ समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वर्बल मीनिंग एबिलिटी में आता है। उसके बाद है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी में हम शब्दों को असंबंधित रूप में जो सोचने की हमारी क्षमता होती है, फ्लुएंटली उनको बोलने की और उनको समझने की जो क्षमता होती है वो वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी में आती है। उसके बाद स्पैटियल एबिलिटी, जिसको एस से डोनेट किया जाता है। स्पैटियल एबिलिटी जो होती है वो उसका अर्थ है कि हम काल्पनिक रूप से स्पेस के जो संबंध है, यानी कि 3 डायमेंशनल जो फिगर्स हैं उनको किस तरीके से देख पा रहे हैं तथा समझ पा रहे हैं, उनके संबंध को किस तरह से समझ पा रहे हैं। जैसे उदाहरण में हम जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें आप क्वेश्चन देखते होंगे कि एक डाइस बना दी गई है, उसमें दे दिया गया है कि इधर पे ऐसा बना हुआ है, इस फेस में इस टाइप का डिजाइन बना हुआ है, दूसरे फेस में दूसरे टाइप का डिजाइन बना हुआ है, तो उसके पीछे क्या बना होगा, इसके आगे क्या बना होगा, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, कल्पना से हम उसका विचार करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर का कि हाँ इसके पीछे ये होगा, इसके आगे ये होगा, तो वो हमारी स्पैटियल एबिलिटी में आ जाता है। उसके बाद आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में वो क्षमता आती है जिसके द्वारा हम न्यूमेरिकल कर पाते हैं, यानी कि हम गणितीय जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको कर पाते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनको हम कर पाते हैं। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में आता है। फिर हमारी आती है रीजनिंग एबिलिटी, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर हम विवेकशील चिंतन करके किसी वाक्य के पीछे, किसी पैराग्राफ के पीछे क्या तथ्य छुपा हुआ है, क्या वो कहना चाह रहा है, इस तरह का अगर हम विवेकशील चिंतन कर पा रहे हैं तो वो इस क्षमता के अंदर आता है। उसके बाद आती है हमारी मेमोरी एबिलिटी, जिसको एम से डिनोट किया जाता है। मेमोरी एबिलिटी का अर्थ होता है कि हम किसी वस्तु को याद करने में कितना समय लगा रहे हैं या हम कितनी जल्दी किसी चीज को याद कर ले रहे हैं। हमारी जो स्मृति है वो कितनी तीव्रता से किसी वस्तु को या फिर किसी जो घटना है उसको याद कर ले रही है, या जो भी हमें याद करने की सामग्री दी हुई है उसको याद कर ले रही है। इसके बाद आता है परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी जो होती है उसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु या घटना की जो विस्तृतता है
उसका प्रत्यक्षण व्यक्ति कितनी तेजी से कर पा रहा है। यानी कि कई लोग जो होते हैं वो किसी भी घटना में ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है उनका, वो पूरी अच्छे से उसका प्रत्यक्षण करके उसकी डिटेल्स को, माइन्यूट डिटेल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस तरह की जो क्षमता है वो परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी में आती है। इस प्रकार से थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को बताया और उन्हें बताया कि कुछ क्षमताएं जो वर्बल मीनिंग एबिलिटी से जुड़ी हैं वो सब इसके अंदर आएंगी, जो स्पेटियल एबिलिटी से जुड़ी हैं वो सब इसके अंदर आएंगी। यानी कि ये जो क्षमताएं हैं ये इनसे जुड़ी हुई जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी में स्पीयरमैन की जो 2 फैक्टर थ्योरी थी उसकी आलोचना करते हुए इन्होंने अलग अलग प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को बताया। अब हम बात करते हैं कैटल की इंटेलिजेंस थ्योरी की। कैटल ने 2 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर जो होता है 2 प्रकार का इंटेलिजेंस होता है, या 2 प्रकार की बुद्धि में उन्होंने बुद्धि को वर्गीकृत किया, जिसमें कि पहली है फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरी है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी तरल बुद्धि एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी कि ठोस बुद्धि। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होता है उसको अगर हम फ्लूइड जैसा नाम से समझ में आ रहा है, जैसे पानी होता है। पानी का नेचर क्या होता है कि हम उसको एक बोतल में रखेंगे तो वो बोतल का आकार ले लेगा, हम उसको ग्लास में रखेंगे तो वो एक ग्लास का आकार ले लेगा, अगर हम उसे खुले बर्तन में, चौड़े बर्तन में रखेंगे, चपटे बर्तन में रखेंगे तो वो उसी आकार का हो जाएगा। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो था वो स्पीयरमैन का जी फैक्टर, जिस प्रकार जी फैक्टर स्पीयरमैन ने बताया था उसी के समान कैटल ने बताया कि यह व्यक्ति में जन्मजात होता है और इसमें हम ज्यादा जो पुराने हमारी जो पूर्व अनुभूतियां होती है या हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम किसी नवीन परिस्थिति में किसी नवीन समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं या फिर उस परिस्थिति में एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमें पूर्व अनुभूतियों का यूज न करते हुए उसी समय अपनी जो इंटेलिजेंस की एबिलिटी है उसका क्षमता का यूज करते हुए हम उसका सॉल्यूशन निकालने का, उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि के द्वारा हो रहा है। यानी जैसी जिस समय कंडीशन है उसमें अडेप्ट करते हुए हम उसका समाधान निकाल रहे हैं, जैसे पानी के उदाहरण से हमने समझा। अब जो हमारी ठोस बुद्धि है यानी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वह अर्जित होती है और उसमें नॉलेज या ट्रेनिंग का प्रभाव भी पड़ रहा है। तो जब हम कुछ परिस्थितियों में पूर्व ज्ञान के द्वारा जो हमारे पूर्व अनुभूतियां होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंस होती हैं, उनका यूज करते हुए हम आगे के ज्ञान को लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वह क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आता है। अब क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंस में मैंने बताया कि हम पानी के उदाहरण से उसे समझ रहे हैं। अब पानी को जब हम बर्फ में धीरे धीरे जमाने का प्रयास करेंगे तो वो स्टेज वाइज जमेगा। ऐसा नहीं है कि सीधे आपने जमाया और सीधे वो ठोस हो गया। पहले आपने कभी अगर बर्फ जमाई होगी, आइसक्रीम जमाई होगी तो देखा होगा कि बच्चे जब आइसक्रीम को बार बार चेक करने लगते हैं तो देखते हैं कि शुरुआत में थोड़ी कम जमी होती है, वो टूट रही होती है, फिर उसके बाद थोड़ी और टाइट हो जाती है, फिर थोड़ी और टाइट हो जाती है बर्फ, फिर उसके बाद वो ठोस बन जाती है। तो इसी तरीके से हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस या ठोस बुद्धि भी होती है, वो समय के साथ धीरे धीरे परिपक्व होते हुए आगे को ठोस बनती है और इसमें जो हमारी जितना भी अर्जित ज्ञान होता है उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम क्लास में पढ़ाई करते हैं, जो हम नई चीजों को दिन प्रतिदिन सीखते हैं, उसको हम ठोस बुद्धि के द्वारा करते हैं। जैसे आपने अगर मान लीजिए बचपन से आपने हिंदी सीखी है, उसके बाद आप अंग्रेजी सीखते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो पुरानी सीखी हुई भाषा है वो उसमें प्रभाव डाल रही होती है, उसका आप उसमें इफेक्ट देखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस या ठोस बुद्धि के अंदर आ रही होती है। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि बुद्धि क्या है और बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, बुद्धि कितने प्रकार की है, एवं बुद्धि के जो कारकी सिद्धांत है उसमें हमने यूनिफैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी एवं कैटल की थ्योरी को समझने का प्रयास किया। अगली कक्षा में हम बाकी सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।